हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। तो बेटा चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर अंडरग्राउंड केबल। तो पावर सिस्टम में ये चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पक्का एक आना ही आना होता है। तो इसलिए किसी भी एग्जाम में आप जाओगे तो अंडरग्राउंड केबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज के टेबल ऑफ कंटेंट में क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे अंडरग्राउंड केबल की कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके पैरामीटर्स के बारे में, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल, आज ये डिस्कस करेंगे और उसके बाद इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बेटा यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द मटेरियल फॉर आर्मरिंग ऑन द केबल इज यूजुअली। नॉर्मली जो केबल में हम आर्मरिंग करते हैं उसके लिए कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें ये समझना होगा कि केबल का कंस्ट्रक्शन क्या है, केबल में कितने लेयर्स हैं, उन सारे लेयर्स के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करना होगा। तो चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। तो बेटा यहाँ पर अंडरग्राउंड केबल की कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला जो लेयर होता है वो होता है कोर का, या इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। और ये बेसिकली किसका बना होता है, या तो एल्यूमिनियम का या कॉपर का। और इस कोर या कंडक्टर का हम इस्तेमाल केवल पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये क्या है आपका, ये कंडक्टर है। कंडक्टर किसका बना होगा, या तो एल्यूमिनियम का या कॉपर का बना होता है। इसी को क्या बोला जाता है, कोर। इस कोर के ऊपर हम क्या करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। और बेसिकली इंसुलेशन का काम क्या है कि कंडक्टर से जो भी लीकेज करंट फ्लो हो रही है टू द शीथ, उस लीकेज करंट को रोकना है, कम करना है। तो इंसुलेशन किस लिए यूज होगा, इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट और प्रिवेंट द लीकेज करंट फ्लोइंग फ्रॉम कंडक्टर टू द शीथ। मतलब जो भी कंडक्टर से शीथ लीकेज करंट फ्लो हो रही है उसको ये क्या करेगा, रोकेगा। तो यहाँ पर जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं उन इंसुलेटिंग मटेरियल के हिसाब से भी केबल का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और ये इंसुलेटिंग मटेरियल आपके पेपर हो सकता है, इम्प्रेग्नेटेड पेपर हो सकते हैं, पीवीसी हो सकता है, एक्सएलपी हो सकते हैं। तो ये आपके इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। तो दूसरा जो लेयर है बेटा वो क्या है, दूसरा लेयर है इंसुलेशन का। नेक्स्ट तीसरा अगर हम बात करें कि जो थर्ड लेयर होता है वो इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, शीथिंग करते हैं। और बेसिकली शीथ का काम क्या है कि कोई भी मॉइस्चर केबल के अंदर ना आने पाए, उस मॉइस्चर को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो फ्रॉम द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मॉइस्चर हम शीथिंग करते हैं। और बेसिकली ये किसके द्वारा करते हैं, लेड मटेरियल के द्वारा शीथिंग की जाती है। तो थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड क्या है, शीथ। और शीथ का काम क्या होता है कि कोई भी हम शीथिंग किस लिए करते हैं, मॉइस्चर केबल में ना आने पाए, इसलिए हम इसकी क्या कर देते हैं, शीथिंग कर देते हैं। तो शीथिंग क्या करता है, इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम द मॉइस्चर। नेक्स्ट चौथा अगर हम बात करें कि इसी शीथिंग के ऊपर हम क्या करते हैं बेटा, बेडिंग करते हैं। और बेडिंग हम बेसिकली किससे करते हैं, बेडिंग हम जूट मटेरियल के द्वारा करते हैं, या आपके जो भी जूट मटेरियल होते हैं या हेसियन क्लॉथ्स वगैरह होती हैं उनकी मदद से हम क्या कर देते हैं, बेडिंग कर देते हैं। और इसी बेडिंग के ऊपर हम आर्मरिंग करते हैं बेटा। और बेसिकली आर्मरिंग का काम क्या है, सुरक्षा प्रोवाइड करना। होता क्या है कि कोई भी केबल है तो उस केबल पे कोई मैकेनिकल इंजरीज वगैरह आ सकती हैं जिसके कारण उसका कोर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो उस मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी आर्मरिंग करते हैं। और आर्मरिंग किससे की जाती है, स्टील मटेरियल से की जाती है। तो नॉर्मली ये स्टील टेप होते हैं या गैल्वनाइज्ड आयरन स्टील होता है। कैसा स्टील होता है, गैल्वनाइज्ड स्टील होता है। तो ये ध्यान रखना है, आर्मरिंग किस लिए होती है, इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज। और दूसरा अगर हम बात करें कि ये किससे करते हैं, तो स्टील टेप से या गैल्वनाइज्ड स्टील से इसकी आर्मरिंग की जाती है। तो यहाँ पर फोर्थ लेयर क्या होता है, फोर्थ लेयर इज कॉल्ड एज बेडिंग। और इसके ऊपर अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आर्मरिंग करते हैं ताकि हम इसकी सुरक्षा कर सकें, इसको मैकेनिकल डैमेज होने से बचा सकें। नेक्स्ट फाइनली इसके बाद हम इसकी क्या कर देते हैं बेटा, सर्विंग कर देते हैं। और सर्विंग अगेन हम किससे करते हैं, जूट मटेरियल से करते हैं या पीवीसी वगैरह से हम इसकी क्या कर देते हैं, सर्विंग कर देते हैं। पीवीसी का मतलब क्या है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो इन मटेरियल से हम इसकी क्या कर देंगे, सर्विंग कर देंगे। तो जो सबसे टॉप लेयर होता है वो केबल का क्या कहलाता है, सर्विंग कहलाता है। और फर्स्ट लेयर अगर देखें जो अंदर का वो क्या है, कोर या कंडक्टर है। तो लास्ट अगर देखें तो ये छठवां लेयर क्या है, छठवां लेयर कहलाता है बेटा सर्विंग।
तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कोर किसका बना होता है, एल्यूमिनियम या कॉपर का, इसका काम क्या होता है, पावर को ट्रांसफ़र करना, इंसुलेशन किस लिए होगा, लीकेज करंट को रोकने के लिए, शीट किस लिए होता है, लेड का करते हैं ताकि कोई भी मॉइस्चर इसमें एंटर ना करने पाए, बेडिंग किस लिए करते हैं, जूट मटेरियल की करते हैं, आर्मरिंग का काम क्या है, इसके मैकेनिकल सिक्योरिटी के लिए हम आर्मरिंग करते हैं, ये नॉर्मली स्टील या गैल्वनाइज्ड स्टील से किया जाता है, और सर्विंग बेसिकली हम जूट मटेरियल या पीवीसी से करते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर आप इसका जो है एक्चुअल अगर देखें इसका पिक्चर, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आपके स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स हैं, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम कोर बोलते हैं। तो यही स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स बेसिकली क्या है, कोर हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हो, तो यहाँ पे इसके ऊपर हम क्या करते हैं, कलर कोडेड केबल है, यहाँ पे 3 फेज बेल्टेड केबल है, जिसमें हम ये देख सकते हैं ये RYB फेज के हैं। तो ये इंसुलेशन हमने प्रोवाइड किया है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं इनर शीथ है, बेडिंग। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आर्मरिंग हम करते हैं किससे, स्टील वायर से या स्टील टेप से हमने इसकी क्या कर दी है, आर्मरिंग कर दी है, ताकि ये मैकेनिकल डैमेज होने से बच पाए। और फिर यहाँ पे इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये आउटर शीथ लगाया गया है। तो ये कंप्लीट आपका कंस्ट्रक्शन हो गया केबल का। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें कौन कौन से जो लेयर हैं उसका काम क्या है। तो बेसिकली सबसे पहला ये आपको देखना है कि शीथ का काम क्या है। अगर हम बात करें तो फर्स्ट ये आपको देखना है कि शीथ किस लिए यूज होता है। इट इज यूज टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर। तो ये मॉइस्चर से केबल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। शीथ किससे करते हैं, हम हमेशा लेड मटेरियल से इसकी शीथिंग करते हैं। दूसरा, आर्मरिंग किस लिए की जाती है बेटा। अगर हम आर्मरिंग की बात करें तो नॉर्मली ये आर्मरिंग का मतलब क्या है, सुरक्षा कवच प्रदान करता है। तो बेसिकली ये केबल को मैकेनिकल डैमेज होने से बचाता है। तो इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। तो ये केबल को मैकेनिकल डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। नॉर्मली आर्मरिंग किससे करते हैं, हम स्टील टेप से करते हैं या गैल्वनाइज्ड स्टील से करते हैं। किससे करते हैं बेटा, स्टील टेप या गैल्वनाइज्ड स्टील से किया जाता है। इज़ दैट क्लियर। तो सारे लेयर आपको पता चल गए, उस लेयर का वर्किंग आपको पता चल गया है। सर्विंग किससे करते हैं, सर्विंग जूट मटेरियल से या पीवीसी से करते हैं। बेडिंग किससे करते हैं, जूट मटेरियल से करते हैं। इंसुलेशन क्या होता है, नॉर्मली इंसुलेशन हम लीकेज करंट को, यहाँ पे तीसरा अगर हम बात करें इंसुलेशन को भी आप लिख दीजिए कि इंसुलेशन हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं, टू प्रोटेक्ट द लीकेज करंट। देन टू प्रोटेक्ट the flow of leakage current, या यहाँ पे सिंपली हम प्रोटेक्ट की जगह लिख सकते हैं टू अवॉइड द फ्लो ऑफ लीकेज करंट। यूज टू अवॉइड द फ्लो ऑफ लीकेज करंट। तो लीकेज करंट के फ्लो को अवॉइड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बेटा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या है कि द मटेरियल फॉर आर्मरिंग के लिए जो केबल पे हम करते हैं वो कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। गैल्वनाइज्ड स्टील वायर का इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट है। स्टील टेप का इस्तेमाल करते हैं, ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, मतलब गैल्वनाइज्ड स्टील वायर एंड स्टील टेप। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। और आर्मरिंग किस लिए करते हैं, केबल को मैकेनिकल डैमेज होने से बचाने के लिए, उसकी मैकेनिकल सिक्योरिटी के लिए हम स्टील की आर्मरिंग करते हैं। नेक्स्ट अगला हम आते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आर्मरिंग इन अ केबल इज यूज टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम। केबल में आर्मरिंग इसलिए करते हैं ताकि ये केबल को प्रोटेक्ट करता है किससे, वोल्टेज सर्ज से, मैकेनिकल इंजरी से, सर्ज करंट से, इंक्रीज वोल्टेज से। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी।
तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगर देखें, देन इज अ मटेरियल दैट इज यूज्ड टू मेक अ केबल शीथ। कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका इस्तेमाल हम केबल शीथ बनाने में करते हैं? तो नॉर्मली केबल शीथ हम किससे बनाते हैं? लेड मटेरियल से बनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। जो लेड होता है उसका इस्तेमाल हम केबल शीथ प्रिपेयर करने के लिए करते हैं, जबकि कॉपर और एल्यूमिनियम के क्या होते हैं? कोर होते हैं, या इसी का क्या होता है? कंडक्टर होता है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग इंसुलेशन फॉर केबल। केबल के इंसुलेशन के रिगार्डिंग जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कंसीडर कीजिए और ये देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे इंसुलेशन की होनी चाहिए। तो उसके पहले मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंसुलेशन जो भी हम केबल में इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे या देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन केबल। जो अंडरग्राउंड केबल में हम इंसुलेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें बेटा तो इसकी रजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? हाई, मतलब हाई रजिस्टिविटी। जो आप इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो पहला यहाँ ध्यान रखना है कि हाई रजिस्टिविटी होनी चाहिए, और रजिस्टिविटी हाई है तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा उतनी ही कम लीकेज करंट आपके कंडक्टर से शीट की तरफ फ्लो करेगी। दूसरा सेकंड अगर बात करें तो हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो बेटा यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। इसका रीज़न क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्ट्रेस को क्या कर सके? विथस्टैंड कर सके। तीसरा अगर हम बात करें तो लो परमिटिविटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? लो परमिटिविटी। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इंसुलेटिंग मटीरियल की जो हम केबल में इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो हाई मैकेनिकल टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड क्या कर सके? बेयर कर सके। पांचवा अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक होने चाहिए। दैट मीन्स कि ये जो भी आपके एयर या सॉइल है वहाँ से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करने चाहिए। नॉन हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रो का मतलब क्या है? यहाँ से वाटर से। तो जो भी आपके एयर या सॉइल में मॉइस्चर हैं उन मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब नहीं करने चाहिए। तो इसलिए अगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है दैट मीन्स ये क्या होना चाहिए? नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। तो ये कैसा होना चाहिए बेटा? नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। और इसीलिए हम क्या करते हैं? शीथिंग का इस्तेमाल करते हैं, और शीथिंग इसलिए करते हैं ताकि ये जो भी एयर या सॉइल है वहाँ से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना कर सके, वो उस मॉइस्चर को केबल में एंटर करने ना दे। तो कैसा होना चाहिए? नॉन हाइग्रोस्कोपिक। इसका मतलब केवल इतना सा है कि इट शुड नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर और सॉइल। तो इट शुड नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर और सॉइल। तो एयर या मिट्टी से जो भी हवा या मिट्टी में मॉइस्चर कंटेंट है उन मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब ना करे। तो कैसा होना चाहिए? नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए? नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए, ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सातवां अगर देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। तो इट मस्ट हैव हाई फ्लेक्सिबिलिटी, और उसके साथ साथ एसिड या अल्कली प्रूफ होने चाहिए। दैट मीन्स ये एसिड या अल्कली के द्वारा अनअफेक्टेड होने चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें आठवां तो अनअफेक्टेड बाय एसिड और अल्कलीज। तो जो भी आपके एसिड या अल्कलीज वगैरह हैं उनसे ये क्या होने चाहिए? अनअफेक्टेड होने चाहिए। इज दैट क्लियर? और फाइनली इनकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। तो ये इंसुलेशन की क्या है? प्रॉपर्टीज़ हैं। लो कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये फॉर्मली पूरा आपको याद रखना है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो इंसुलेटिंग मटेरियल जो आप केबल में यूज़ कर रहे हो उनकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए,
लो परमिटिविटी होनी चाहिए, हाई मैकेनिकल टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, नॉन इन्फ्लेमेबल, हाई फ्लेक्सिबिलिटी, अनअफेक्टेड बाय एसिड और अल्कली। और उसके साथ साथ अगर देखें तो टेम्परेचर वेरिएशन के द्वारा बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को विथस्टैंड करने चाहिए। तो ये लिख सकते हैं कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को ये क्या कर सकें, विथस्टैंड कर सकें, ऐसे होने चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि कौन से इंसुलेशन, जो भी केबल के इंसुलेशन के रिगार्डिंग कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हैं। लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी गलत है। हाई टेम्परेचर विथस्टैंड, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर सहन कर सके। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाँ सर इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 2 और 3 जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि जो हम इंसुलेशन यूज़ कर रहे हैं केबल के लिए उसका टेम्परेचर विथस्टैंड ज़्यादा हो और उसके साथ साथ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इंसुलेशन मटेरियल फॉर केबल शुड बी, जो केबल के लिए आप इंसुलेशन मटेरियल का आप इस्तेमाल करते हैं या सिंपली इंसुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। नॉन हाइग्रोस्कोपिक, एकदम करेक्ट है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें नॉन इन्फ्लेमेबल, हाँ ये भी करेक्ट है बेटा कि ये नॉन इन्फ्लेमेबल मतलब अज्वलनशील होने चाहिए। और तीसरा एसिड प्रूफ, डेफिनेटली इसका मतलब कि यहाँ पर एसिड या अल्कली के द्वारा इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो एसिड प्रूफ भी होने चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट कि इंसुलेटिंग मटेरियल जो केबल के होंगे वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक होने चाहिए। दैट मीन्स इट शुड नॉट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल और एयर। दूसरा नॉन इन्फ्लेमेबल होने चाहिए और एसिड प्रूफ होने चाहिए। तो ये पिछला भी मैंने आपको बता दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ केबल ऑफ लेंथ 10 किलोमीटर इज 1 मेगा ओम। एक केबल का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है 10 किलोमीटर लेंथ पर वो 1 मेगा ओम है। तो 100 किलोमीटर सेम केबल के लेंथ पे अब आपको बताना है 100 किलोमीटर पे इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे बेटा समझना होगा कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस केबल का क्या होता है। तो अगर हम बात करें कि केबल के पैरामीटर्स के बारे में, तो केबल के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। केबल का कैपेसिटेंस होता है, केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, केबल का इलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है। तो ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल। इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल। तो बेटा केबल का जो अंडरग्राउंड केबल है उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा। सपोज हम ये एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक सिंगल कोर कोएक्सियल या कॉन्सेंट्रिक केबल है। तो यहाँ पर एक सिंगल कोर है और यहाँ पर मान लिया हमने जो कोर का रेडियस है वो कोर का रेडियस हमने क्या मान लिया, स्मॉल आर मान लिया। और ये आपका ओवरऑल रेडियस है और ओवरऑल रेडियस हमने क्या मान लिया, कैपिटल आर मान लिया। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर हमने मान लिया रेडियस ऑफ कोर और कैपिटल आर हमने क्या मान लिया, दिस इज द रेडियस ऑफ केबल। ये क्या है बेटा, ये कहलाता है रेडियस ऑफ केबल या इसी को हम बोल सकते हैं और द इंटरनल शीथ रेडियस। क्या है ये, इंटरनल शीथ रेडियस। क्लियर है। तो कैपिटल आर क्या है, ये आपके ओवरऑल केबल का रेडियस है या इंटरनल शीथ रेडियस आप मान लो। और स्मॉल आर क्या है, आपका रेडियस ऑफ कोर है, मतलब कोर का रेडियस है ये। मान लिया यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कोर और जो इंटरनल शीथ है इसी के बीच में हम क्या करते हैं, इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका क्या है, बेसिकली ये आपका इंसुलेशन है। क्या है बेटा ये, दिस इज कॉल्ड एज इंसुलेशन। तो हमें पता है कि जो आपके कोर सरफेस और जो शीथ होता है, इंटरनल शीथ, उसके बीच में एक लेयर होता है और उसी लेयर को हम क्या कहते हैं, इंसुलेशन कहते हैं। तो नॉर्मली मान लिया ये जो इंसुलेशन लेयर है, इंसुलेशन है, इस इंसुलेशन की जो रजिस्टिविटी है हमने क्या मान लिया, रो इसका क्या है, रो है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसकी क्या है, रजिस्टिविटी है। और इसका जो केबल का लेंथ है वो हमने मान लिया एल इज व्हाट, एल इज द लेंथ ऑफ अंडरग्राउंड
केबल। तो इसका लेंथ हमने क्या मान लिया, L मान लिया। तो जो केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल कितना हो जाएगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इसको हम RI से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू रो अपॉन 2πL ln कैपिटल R बाई स्मॉल r हो जाएगा। तो कितना इंसुलेशन रेजिस्टेंस हो जाएगा यार, इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो अपॉन 2πL ln कैपिटल R बाई स्मॉल R हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ देख रहे हो आपकी जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है केबल का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ ऑफ द अंडरग्राउंड केबल। अगर अंडरग्राउंड केबल का लेंथ आप बढ़ाते हो तो इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। तो बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, बट केबल के केस में ये उल्टा हो जाता है। यहाँ पर इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ द अंडरग्राउंड केबल। अगर आप केबल का लेंथ बढ़ाएंगे देन वहाँ पर इंसुलेशन रेजिस्टेंस घटेगा। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख सकते हो कि सपोज हमने अंडरग्राउंड केबल का लेंथ बढ़ा दिया, तो जैसे ही अंडरग्राउंड केबल का लेंथ बढ़ेगा तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जैसे ही इंसुलेशन रेजिस्टेंस घटेगा बेटा, तो यहां पर अगर हम लीकेज करंट की बात करें कि जो आपके कोर से इंटरशीथ के सरफेस पे फ्लो कर रही है, वो लीकेज करंट क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू V बाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो लीकेज करंट जो है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस घट जाएगा तो लीकेज करंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे ही लीकेज करंट बढ़ जाएगी देन यहां पर फाइनली जो लॉसेस होंगे बेटा वो बढ़ जाएंगे। और लॉसेस बढ़ने के कारण जो इंटरनल हीटिंग होगी, इंटरनल हीटिंग, वो इंटरनल हीटिंग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण टेम्परेचर राइज हो जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि नॉर्मली जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उनके टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे होते हैं, नेगेटिव। और इनके नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के कारण इनका इंसुलेशन रेजिस्टेंस फर्दर क्या हो जाएगा, इनका इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पे फर्दर डिक्रीज कर जाएगा। और फाइनली फर्दर आप देखोगे तो आपकी लीकेज करंट बढ़ जाएगी। और ये प्रोसेस चलता ही रहेगा और एक ऐसा समय आएगा कि इतना ज़्यादा हीट डिसिपेशन होगा जिसके कारण आपका केबल पंक्चर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मैं क्या बता रहा हूँ, ये साइकिल कि केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप लेंथ केबल का बढ़ा दोगे तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस घट जाएगा, जिसके कारण जो आपके कोर से शीट की तरफ लीकेज करंट फ्लो कर रही थी थ्रू द इंसुलेटिंग मीडियम, वो लीकेज करंट अब बढ़ जाएगी। और लीकेज करंट बढ़ने के कारण इंटरनल जो हीट डिसिपेशन होगा वो बढ़ जाएगा। और परफेक्ट शीलिंग अवेलेबल है तो कोई भी आपका कूलिंग मीडियम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है बेटा, देन इसलिए उस हीटिंग के कारण टेम्परेचर राइज होगा। और इंसुलेटिंग मटेरियल का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है, और इनके नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट के कारण जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका इंसुलेशन रेजिस्टेंस फर्दर घट जाएगा और लीकेज करंट को बढ़ा देगा, जिससे एक समय ऐसा आएगा कि इतना ज़्यादा एक्सेसिव हीट डेवलप हो जाएगी जिससे आपका केबल पंक्चर्ड हो जाएगा। तो इसलिए अगर देखा जाए तो अंडरग्राउंड केबल का इस्तेमाल हम ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसफर के लिए नहीं करते हैं। ये शॉर्ट डिस्टेंस पावर ट्रांसफर के लिए यूज होता है अप टू 10 किलोमीटर। इसीलिए हम इसका इस्तेमाल केवल और केवल अर्बन एरियाज में करते हैं, रूरल एरियाज में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। या ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरियाज हैं देन वहाँ पर हम अंडरग्राउंड केबल का इस्तेमाल शॉर्ट डिस्टेंस के पावर ट्रांसफर के लिए कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये चीज हम लिख सकते हैं देयरफॉर, यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर अंडरग्राउंड केबल इज यूज्ड फॉर या इज कैनॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसफर। यहां पे लिख सकते हैं अंडरग्राउंड, देयरफॉर अंडरग्राउंड केबल cannot be suitable for long distance power transfer। तो लंबी दूरी के पावर या शक्ति स्थानांतरण के लिए अंडरग्राउंड केबल का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये किसके लिए यूज़ होगा? शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। कहाँ तक? अप टू 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर तक की पावर सप्लाई के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नॉर्मली ये कहाँ यूज़ होगा? इट इज़ यूज्ड इन अर्बन एरियाज। कहाँ पे यूज़ होगा बेटा? अर्बन एरियाज में इसका इस्तेमाल होगा फॉर द पावर ट्रांसफ़र।
क्लियर है? आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं R2/R1 बराबर कितना, L1/L2। तो R2 आपको कैलकुलेट करना है, पहले लेंथ कितनी थी 10 किलोमीटर, अब आप लेंथ कितना कर दे रहे हो 100 किलोमीटर, क्योंकि आपको किस पे पूछ रहा है 100 किलोमीटर। देन ये कितना इंटू R1, पहले कितना था 1 मेगा ओम था, तो 1 इंटू 10⁶, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये कैंसिल 0.1 मेगा ओम आ जाएगा, ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा नया। तो नया इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.1 मेगा ओम। सिंपल सा है कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इन केस ऑफ अंडरग्राउंड केबल। तो आप क्या कर रहे हो कि लंबाई को 10 गुना बढ़ा रहे हो, देन उस समय इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1/10 हो जाएगा। दैट मीन्स 1 का 1/10 क्या हो जाएगा 0.1 मेगा ओम। तो ऑप्शन सी बेटा यहाँ पर करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन अ केबल इज मोर ऑन। किसी भी केबल में जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा किस पर होता है, लेयर ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर के लेयर पे, इनर साइड ऑफ आर्मरिंग, आउटर साइड ऑफ आर्मरिंग, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसको समझने के पहले हमें ये देखना होगा कि इलेक्ट्रिक स्ट्रेस कितना होता है। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें बेटा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सेकेंड जो पैरामीटर है इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बाद, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ केबल, स्ट्रेंथ ऑफ केबल। तो केबल का अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखें तो बेटा एक चीज़ आप समझो कि ये आपका केबल का कोर है जिसका रेडियस हमने क्या मान लिया स्मॉल r, और ये ओवरऑल केबल का डायमीटर है, या जो हमारा इनर शीथ है उसका सरफेस है, और इसका ओवरऑल रेडियस हमने क्या मान लिया कैपिटल R। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये डिस्टेंस जो है यहाँ से x डिस्टेंस पर, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस x पर, जो कि ये पॉइंट क्या है P है, यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया और ये पॉइंट हमने क्या मान लिया P। इसको कुछ इस तरीके से मैं डिनोट कर लूँ। यहाँ पर आप देखिए ये x डिस्टेंस पे हमने क्या मान लिया, एक पॉइंट है और इस पॉइंट को हमने मान लिया P। तो नॉर्मली इस P पॉइंट पर अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखें तो वो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो कितना होगा, Ex बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू V/x ln कैपिटल R बाई स्मॉल r होता है। इतना क्या होगा kV पर सेंटीमीटर। तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है एट अ पॉइंट P विद अ डिस्टेंस x, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोर और कंडक्टर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि x डिस्टेंस पे कितना होता है V/x ln कैपिटल R बाई स्मॉल r, तो सबसे कम हम बात करें तो सबसे कम क्या हो सकता है, यहाँ पर x बराबर स्मॉल r हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एट x बराबर स्मॉल r, E क्या हो जाएगा, यहाँ पर E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है, तो ये कम होगा, देन उस समय E मैक्सिमम हो जाएगा। तो E मैक्सिमम बराबर कितना V/r ln कैपिटल R बाई स्मॉल r हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि एट x इज इक्वल्स टू कैपिटल R, तो E क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू V अपॉन कैपिटल R ln कैपिटल R बाई स्मॉल r हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना kV पर सेंटीमीटर, ये इतना kV पर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप बात कर रहे हो कि जब x बराबर कितना है R, दैट मीन्स यहाँ पर किस पे है, एट कोर सरफेस, ये किस पे है, कोर सरफेस पे है। तो हमेशा ध्यान रखना कि कोर सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है। और x बराबर कैपिटल R का मतलब क्या है, ये आपके केबल सरफेस है। ये कौन सा सरफेस है, दिस इज द केबल सरफेस, और सरफेस ऑफ इंटर शीथ, सरफेस ऑफ इंटर शीथ। तो इंटर शीथ का क्या है, सरफेस है या केबल सरफेस है। तो इंटर शीथ सरफेस पे अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये G जो है वो मिनिमम, या E क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। इसको हम G से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली क्या है कि मिनिमम हो जाता है कहाँ पर, ये इंटर शीथ सरफेस पे मिनिमम होता है। और मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम हमेशा कोर सरफेस पे होता है। क्लियर है बेटा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखनी है कि क्या नोट में आपको क्या ध्यान रखना है कि नॉर्मली यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है बेटा, वो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज़ मिनिमम क्या है, सबसे कम है किस पे, ऑन इंटर शीथ सरफेस,
तो इंटरशीथ सरफेस पे इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, सबसे मिनिमम हो जाता है। और दूसरा मैक्सिमम ऑन कोर सरफेस, तो कोर सरफेस पे ये क्या हो जाता है बेटा, मैक्सिमम हो जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है या इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कैसा है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जहाँ पर कोर के सरफेस पे अगर हम देखें तो ये मैक्सिमम है, लेकिन जैसे जैसे हम अब इंटरशीथ के सरफेस पे जाते हैं वैसे वैसे ये आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटता जाता है। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ केबल में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ऑन द लेयर ऑफ कंडक्टर, लेयर ऑन द कंडक्टर। तो कंडक्टर के सरफेस पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है बेटा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यही आंसर हो जाएगा, लेयर ऑन द कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहता है। कभी कभी अगर हम बात करें कि आपसे ये पूछ दे कि मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ द कंडक्टर कितना होगा, तो मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ द कंडक्टर जब भी आपको कैलकुलेट करना है तो हमारा यही जो ई मैक्सिमम है वो क्या हो जाए, अगर मिनिमम हो जाए, ई मैक्सिमम ही क्या हो जाए, कम से कम हो जाए, देन उस समय हमारा जो कंडक्टर का साइज होगा वो मोस्ट इकोनॉमिकल साइज हो जाएगा ऑफ द कोर। क्लियर है? तो कंडक्टर का मोस्ट इकोनॉमिकल साइज कब होगा, जब हमारा ई मैक्सिमम ई मिनिमम हो जाए। इज दैट क्लियर? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर कि फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ अ सिंगल कोर केबल टू बी यूज्ड ऑन 50 kV सिंगल फेज सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो किस पे यूज़ हो रहा है, सिंगल कोर केबल 50 kV सिंगल फेज सिस्टम पे इस्तेमाल हो रहा है। ये कह रहा है कि मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस जो है वो कितना है, ऑफ द डाइलेक्ट्रिक शुड नॉट एक्सीड 40 kV पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ई मैक्स दिया हुआ है बेटा, ई मैक्स कितना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 40 kV पर सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मोस्ट इकोनॉमिकल साइज क्या होगा कोर का। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ कोर हमेशा जो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर है वो किसके बराबर होना चाहिए, ई के बराबर होना चाहिए। दैट इज इक्वल्स टू 2.718 के बराबर होना चाहिए। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर किसके बराबर होना चाहिए, 1/E, दैट मीन्स 0.368 के बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि मोस्ट इकोनॉमिकल साइज कब होगा, जब कैपिटल आर बाई स्मॉल आर ई के बराबर हो जाएगा, देन उस समय हमारे कंडक्टर या कोर का साइज जो है वो मोस्ट इकोनॉमिकल होगा। तो उस समय अगर हम बात करें कि उस समय ई मैक्स कितना हो जाएगा बेटा, ये आपको ध्यान रखना है कि उस समय अगर हम बात करें कि ई मैक्स कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, या सिंपली जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू वी अपॉन, यहाँ पर ये हम कैसे लिख सकते हैं, आर, ये कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, वी अपॉन आर ln कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो अगर यहाँ पे एक चीज़ आप बात करो कि जो v होता है दैट इज़ v अपॉन, ये किसके बराबर हो जाएगा, ln r बाई आर, किसके, ln e के बराबर। तो यहाँ r ln e कितना होता है 1, तो v बाई आर के बराबर हो जाएगा। तो अगर r कैलकुलेट करें दैट इज़ v बाई ई मैक्स के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा v, हमने ऑपरेटिंग वोल्टेज अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है यहाँ पर ऑपरेटिंग वोल्टेज अगर देखें तो ये किसके बराबर है, दैट इज़ इक्वल्स टू 50 kV। तो 50 kV इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है डिवाइडेड बाई ई मैक्स। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि 50 kV ई मैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये 50 kV है, देन 50 kV डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ये kV में लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ई मैक्स ये कितना है बेटा 40 है। तो 50/40 कितना आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू 1.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है कि मोस्ट इकोनॉमिकल साइज के लिए हमेशा जो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर है वो किसके बराबर होना चाहिए, ई के बराबर हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर?
यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कि फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर कैपिटल आर बाई स्मॉल आर किसके बराबर होना चाहिए, ई के। तो ई मैक्स किसके बराबर, वी बाई आर के। तो आर कैलकुलेट कर लिया कितना, 50/40 या 1.25 सेंटीमीटर आ गया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल दिए हुए हैं बेटा। क्या दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल। और अगर इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है बेल्टेड केबल। तो बेल्टेड केबल का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, अप टू 11 kV करते हैं। दूसरा स्किन केबल की अगर हम बात करें तो 11 kV से लेके 33 kV या 66 kV तक आप किसका इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन केबल का इस्तेमाल करते हैं। एंड बियॉन्ड 66 kV हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेशर केबल का यूज़ करते हैं। तो बेल्टेड केबल यूज़ होगा अप टू 11 kV। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बेल्टेड केबल का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, अप टू 11 kV तक होता है। स्क्रीन केबल की अगर हम बात करें तो स्क्रीन केबल का हम इस्तेमाल 22 kV से लेके 66 kV तक करते हैं बेटा। और यहाँ पर आपके लास्ट जो केबल है उसको हम बोलते हैं प्रेशर केबल। प्रेशर केबल की अगर हम बात करें तो नॉर्मली आपके गैस फील्ड हो सकते हैं या ऑयल फील्ड हो सकते हैं। कौन से, ऑयल फील्ड केबल हो सकते हैं। और इनका इस्तेमाल हम बियॉन्ड 66 kV करते हैं, बियॉन्ड 66 kV। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि 132 kV की लाइन के लिए जो कौन से केबल का आप इस्तेमाल करेंगे तो आंसर क्या होगा, आप हमेशा आंसर प्रेशर केबल लगाएंगे। तो या तो ये गैस फील्ड होगा या ऑयल फील्ड होता है। स्क्रीन केबल का इस्तेमाल 22 kV से 66 kV। यहाँ पर स्क्रीन केबल में अगर आप देखें तो यहाँ पे आप एच टाइप यूज़ कर सकते हैं या SL टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि स्क्रीन केबल में या तो H टाइप हो सकता है या SL टाइप इस्तेमाल हो सकता है। इज़ दैट क्लियर? तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बेटा। क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ABC का 1, 2 और 3। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3। तो बेल्टेड केबल 11 kV, स्क्रीन केबल 22 से 66 kV। स्क्रीन केबल कैसे हो सकते हैं, S टाइप या SL टाइप हो सकते हैं। प्रेशर केबल बियॉन्ड 66 kV, या तो ये गैस फील्ड होंगे या ऑयल फील्ड होंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगर इसके बाद भी अगर देखें तो केबल का क्लासिफिकेशन हम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कोर। तो कोर के हिसाब से भी हम केबल का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कोर के हिसाब से आपके सिंगल कोर केबल हो सकते हैं या 3 कोर केबल हो सकते हैं। सिंगल फेज सप्लाई के लिए हम सिंगल कोर केबल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अगर हमें 3 फेज पावर डिलीवर करना है तो 3 कोर केबल का यूज़ करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज रेटिंग भी हमने केबल का क्लासिफिकेशन किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम केबल का क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन वोल्टेज रेटिंग। तो वोल्टेज रेटिंग के बिहाफ पे अगर केबल का क्लासिफिकेशन देखें बेटा, तो सबसे पहला जिसको हम बोलते हैं लो टेंशन केबल, LT केबल, इसका यूज़ हम अप टू 1 kV करते हैं। 1000 वोल्ट तक कौन सा केबल, लो टेंशन केबल। दूसरा जिसको हम बोलते हैं HT केबल, ST केबल का मतलब हाई टेंशन केबल है, जिसका इस्तेमाल हम 11 kV तक करते हैं। तीसरा इसको हम कहते हैं सुपर टेंशन ST केबल, जिसको हम बोलते हैं सुपर टेंशन केबल। और सुपर टेंशन केबल का इस्तेमाल हम 33 kV तक की कैपेसिटी में करते हैं। तो नॉर्मली ये मैक्सिमम वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी इसकी कितनी है, 33 kV तक है। चौथा जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का इस्तेमाल हम नॉर्मली 66 kV तक करते हैं बेटा। और पांचवा अगर हम देखें तो इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल या एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। कौन सा केबल है, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, या इसी को हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन केबल। तो इसका इस्तेमाल नॉर्मली 132 kV या उससे एबव के लिए किया जाता है। तो 132 kV एंड एबव,
132 kV एंड एबव। कौन सा केबल? एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन केबल। तो ये भी बेटा याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जा चुके हैं कि लो टेंशन 1 kV तक, हाई टेंशन 11 kV तक, सुपर टेंशन 33 kV तक, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल 66 kV, एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन केबल का इस्तेमाल 132 kV या उसके ऊपर की जितने भी एप्लीकेशन हैं या वोल्टेज रिक्वायरमेंट है उसमें किया जाता है। बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया है। ये क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से है? दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो बेल्टेड है, स्क्रीन्ड है और प्रेशर केबल होते हैं। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कभी ये पूछ दिया जाए कि जो बेल्टेड केबल होते हैं उसमें आप इंसुलेशन किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इम्प्रेग्नेटेड पेपर का इस्तेमाल हम इंसुलेशन के लिए करते हैं। मतलब जो डाइइलेक्ट्रिक होता है वो इम्प्रेग्नेटेड पेपर होता है। क्लियर? ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो चलिए यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केबल इन पावर ट्रांसमिशन लाइन आर प्रोवाइडेड विथ इंटरशीथ टू। किसी भी पावर ट्रांसमिशन लाइन में जो केबल होते हैं वो इंटरशीथ के द्वारा प्रोवाइडेड होते हैं। किस लिए? मिनिमाइज द चार्जिंग करंट, मिनिमाइज स्ट्रेस, प्रोवाइड यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिमाइज हाई वोल्टेज। तो एक चीज़ आप समझिए यार कि नॉर्मली होता क्या है कि जब भी हम केबल की डिज़ाइन करते हैं तो जो केबल में जो कोर है उस कोर सरफेस पे आपके जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम हो जाता है, और जैसे जैसे हम कोर सरफेस से इंटरशीथ सरफेस पे जाते हैं या ओवरऑल सरफेस पे जाते हैं केबल के, देन वहाँ पर हमारा जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो घटता जाता है। मतलब कि ये इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मिनिमम कहाँ पे होगा? इंटरशीथ के सरफेस पे, और मैक्सिमम कहाँ पे होगा? कोर के सरफेस पे। तो उसके कारण अगर आप देखो देन इसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अगर हम देखें तो इसमें प्रॉपर हम पावर ट्रांसफ़र इसकी कैपेसिटी के हिसाब से नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इनके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं। क्या करते हैं? केबल की ग्रेडिंग करते हैं। तो केबल की जो ग्रेडिंग है वो क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम डाई इलेक्ट्रिक, जो भी केबल के डाई इलेक्ट्रिक हैं उसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डेवलप करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बेटा। ग्रेडिंग ऑफ केबल क्या है? ग्रेडिंग ऑफ केबल। तो केबल का ग्रेडिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन अ डाइइलेक्ट्रिक ऑफ केबल अचीव करते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस by which we can improve uniform electrostatic stress in dielectric of cable, इन डाई इलेक्ट्रिक ऑफ केबल। तो ये ध्यान रखना है कि ग्रेडिंग ऑफ केबल क्या है? केबल की ग्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी भी केबल के डाई इलेक्ट्रिक में हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। इज़ दैट क्लियर? इसमें अगर देखा जाए तो ये दो तरीके से होता है। पहला, इसमें जो ग्रेडिंग होती है वो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग कहलाती है, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। और दूसरा बेटा देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं इंटरशीथ ग्रेडिंग। तो दो तरह से हम केबल की ग्रेडिंग करते हैं, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग और दूसरी क्या कहलाती है? इंटरशीथ ग्रेडिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रेडिंग क्या होता है केबल का। केबल की ग्रेडिंग से हम क्या कर सकते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस को डेवलप कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा, ये किसके द्वारा होता है? इनके दो मेथड्स हैं, या तो हम कैपेसिटेंस ग्रेडिंग करके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें, या हम इंटरशीथ ग्रेडिंग का इस्तेमाल करके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है कि हम डिफरेंट लेयर्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं जिनकी परमिटिविटी अलग अलग होती है। तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक यहाँ पे यूज़ होता है जिनकी अलग अलग परमिटिविटी होती है। लेकिन
जब हम इंटरशीथ ग्रेडिंग की बात करें तो इंटर ग्रेडिंग में हम होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ही इस्तेमाल करते हैं, बट इसके अंदर हम क्या करते हैं कि नॉर्मली एक इंटरशीथ लगा देते हैं, और ये इंटरशीथ क्या करता है, ये हेल्प करता है कि वोल्टेज को या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इक्वली क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इंटरशीथ ग्रेडिंग में क्या होता है, होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक यूज होता है, बट कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में अलग अलग परमिटिविटी के हम डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो परमिटिविटी होती है वो सरफेस ऑफ द कंडक्टर से शीट की तरफ जब हम जाते हैं तो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे हम कैपेसिटेंस ग्रेडिंग कर रहे हैं तो ये आपका कोर है और ये ओवरऑल सरफेस है, तो इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स लगा देते हैं, और जैसे जैसे हम कंडक्टर के सरफेस से शीट की तरफ जाते हैं तो इसकी परमिटिविटी क्या होती है, घटती जाती है। जैसे ये ER1 है, ये आपका ER2 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ER1 क्या है, दैट इज़ ग्रेटर देन ER2। तो यहाँ पे ये क्या है, ये बेसिकली कैपेसिटेंस ग्रेडिंग है, जिसके कारण हम यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन कर सकते हैं। इंटरशीथ ग्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, बट इसके अंदर बेसिकली होता क्या है बेटा कि हम एक शीट, इंटर शीट यहाँ पर ले लेते हैं, और ये इंटर शीट क्या करता है, एक एक्स्ट्रा मेटेलिक शीट का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कंडक्टर और मेन शीट के बीच में। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इंटर शीट का मतलब क्या है, इट इज़ एन एक्स्ट्रा मेटेलिक शीट बिटवीन कंडक्टर एंड मेन शीट। तो मेन शीट और कंडक्टर के बीच में हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक एक्स्ट्रा मेटेलिक शीट का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसके कारण ये क्या करेगा कि प्रॉपरली स्ट्रेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इज दैट क्लियर? तो ग्रेडिंग ऑफ केबल क्या है, आप सिंपली बोलोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम केबल की ग्रेडिंग करते हैं। इसमें दो तरीके से हम केबल की ग्रेडिंग कर सकते हैं, या तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग या इंटरशीथ ग्रेडिंग। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में हम अलग अलग के लेयर के डाइलेक्ट्रिक मटीरियल का इस्तेमाल करते हैं। इंटरशीथ ग्रेडिंग में हम क्या करते हैं कि कंडक्टर और मेन शीट के बीच में एक एक्स्ट्रा मेटेलिक शीट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कोर टू द इंटरशीथ ऑफ सरफेस ऑफ इंटरशीथ। क्लियर है? आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप बताइए, केबल इन पावर ट्रांसमिशन लाइन आर प्रोवाइडेड विथ इंटरशीथ। नॉर्मली जो पावर ट्रांसमिशन लाइन में केबल होता है वो इंटरशीथ के द्वारा प्रोवाइडेड होते हैं, किस लिए, टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हम हमेशा इंटरशीथ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम कंपेयर टू ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम। अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम का मेन ड्रॉबैक क्या है अगर इसकी तुलना हम ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम से करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा कि एडवांटेजेस क्या होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ अंडरग्राउंड केबल। पहले ये देखना होगा कि अंडरग्राउंड केबल के एडवांटेज क्या हैं। तो एडवांटेज की अगर हम बात करें तो यार आपका नॉर्मली अंडरग्राउंड केबल का सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि मौसम चाहे जितना भी ख़राब हो, आप पावर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि पावर कैन बी ट्रांसफर्ड, यहाँ पे ये लिख सकते हैं यार कि पावर कैन बी ट्रांसफर्ड अंडर बैड वेदर कंडीशन। मौसम चाहे जितना भी खराब हो, आप पावर आसानी से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जबकि ऐसा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बारिश हो रही है, स्टॉर्म वगैरह आ रहे हैं, देन वहाँ पर पावर सब जो है कट हो जाता है। तो यहाँ पर पावर बैड वेदर कंडीशन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। दैट मीन्स जो पावर ट्रांसफ़र की रिलायबिलिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पर कि कोई भी ये टेलीफोन लाइन से इंटरफेरेंस नहीं प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर नो इंटरफेरेंस, कोई भी इंटरफेरेंस बिटवीन द कम्युनिकेशन लाइन और टेलीफोन लाइंस नहीं होती हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर तीसरा अगर हम बात करें तो हम इसको हाईली कंजेस्टेड एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट कैन बी यूज्ड इन हाईली कंजेस्टेड
बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है जहाँ पे आप ओवरहेड ट्रांसमिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आप अंडरग्राउंड केबल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अंडरग्राउंड केबल के एडवांटेज क्या है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, पावर को हम बैड वेदर कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट होता है, तो जब भी अंडरग्राउंड आप पावर का क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट मीन्स बाहर के एटमॉस्फेयर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये देखोगे कि नॉर्मली यहाँ पे जो फॉल्ट की फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो लेसर फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट, लेसर फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट, तो जो फॉल्ट की फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है, मतलब फॉल्ट बहुत ही कम हो जाता है, रेयर हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट, इसमें अगर हम देखें तो कोई भी ट्रांसमिशन लॉसेस की कंपैरिजन करें तो एज़ कम्पेयर टू ओवरहेड यहाँ पर ट्रांसमिशन लॉसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो लेसर ट्रांसमिशन लॉसेस, तो ये सारे के सारे एडवांटेज हैं किसी भी अंडरग्राउंड केबल के। तो क्या क्या एडवांटेज हैं, पहला इसमें ट्रांसमिशन लॉस कम होता है, फॉल्ट की फ्रीक्वेंसी कम होती है, हाईली कंजेस्टेड एरिया में इसका इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन लाइन से कोई इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं करता है, पावर को हम बैड वेदर कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर देखें तो इट मेंटेन्स द ब्यूटी ऑफ द सिटी। नॉर्मली जब भी आप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर आपके ओवरहेड है तो कोई भी सिटी स्मार्ट नहीं हो सकती, इसको क्या होना पड़ेगा, अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। ये उसका सबसे पहला जो है स्टेप है कि यार अगर स्मार्ट सिटी है तो इसका मतलब है कि जो भी पावर ट्रांसफ़र आप कर रहे हो वो अंडरग्राउंड करोगे। इज़ दैट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, कि जो ओवरहेड अंडरग्राउंड केबल है इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो इनकी अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो बेटा यहाँ पर जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इनिशियल कॉस्ट क्या है, हाई है। पहला इसका डिसएडवांटेज है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कॉस्ट। तो पहला फर्स्ट इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। दूसरा इसका ड्रॉबैक है कि जो फॉल्ट का आइडेंटिफिकेशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। पहले तो फॉल्ट रेयर है, लेकिन अगर सपोज़ कोई फॉल्ट आ गया तो उस फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो डिफ़िकल्ट फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन, तो फॉल्ट का पता करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तीसरा, डिफ़िकल्टी इन केबल ज्वाइंट। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जब भी हम दो केबल को ज्वाइन करते हैं देन वहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो डिफ़िकल्टी इन केबल ज्वाइनिंग, तो केबल ज्वाइनिंग में भी यहाँ पर क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ हम कह सकते हैं कि नॉर्मली फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, केबल ज्वाइनिंग में डिफ़िकल्टी आती है, हाई इनिशियल कॉस्ट है। तो ये सारे के सारे अंडरग्राउंड केबल के क्या हैं, डिसएडवांटेज हैं। एक और अगर हम देखें कि ओवरहेड लाइन कंडक्टर पे आप उनकी लोडिंग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग से ज़्यादा कर सकते हैं, बट अंडरग्राउंड केबल में हमेशा जो लोडिंग होती है लाइन की या केबल की वो हमेशा सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग से क्या होगी, कम होनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि कोई भी कूलिंग मीडियम नहीं है, परफेक्ट सीलिंग अवेलेबल है। अगर आप लोडिंग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग से ज़्यादा कर दोगे तो उस समय केबल पंक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसफ़र हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर पावर ट्रांसफ़र ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो याद रखना है लॉन्ग डिस्टेंस के पावर ट्रांसफ़र के लिए सूटेबल नहीं होगा। तो ये सारे के सारे डिसएडवांटेज हैं। मेंटेनेंस वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो क्या क्या एडवांटेज हैं, पावर बैड वेदर कंडीशन में आप ट्रांसफ़र कर दो, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, हाईली कंजस्टेड एरिया में आप यूज़ कर सकते हैं, लेसर फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट है, लेसर ट्रांसमिशन लॉसेस हैं। बट डिसएडवांटेज की बात करें तो इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन डिफ़िकल्ट है, केबल ज्वाइनिंग में डिफ़िकल्टी आती है, लोडिंग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग से कम होना चाहिए, एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर पावर ट्रांसफ़र ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। लंबी दूरी के पावर ट्रांसफ़र में इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द केबल, किसी भी अंडरग्राउंड केबल का कैपेसिटेंस कितना होगा, अगर आपसे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो केबल का जो कैपेसिटेंस होगा वो 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r अपॉन ln कैपिटल बाई
कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो कैपेसिटेंस ऑफ केबल कितना होगा 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर अपॉन ln कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। इतना आपका फैरेड पर मीटर होगा कैपेसिटेंस। क्लियर है? तो ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेन ड्रॉबैक किसी भी अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम का क्या है? एक्सपोजर टू द लाइटनिंग। ये तो ड्रॉबैक नहीं है, ये एडवांटेज, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये ओवरहेड सिस्टम का ड्रॉबैक है कि जिसमें लाइटनिंग से एक्सपोजर होता है। अंडरग्राउंड में ऐसा नहीं है। हैवी इनिशियल कॉस्ट, हाँ सर ऑप्शन बी करेक्ट है। यही मेन ड्रॉबैक है इसका कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। उसके साथ साथ अगर देखें तो यहाँ पे लाइटनिंग से कोई एक्सपोजर नहीं होता है। एटमॉस्फेरिक हजार्ड सच एज स्मोक, आइस, विंड, इन सब से कोई एक्सपोजर नहीं होता है। कोई भी इंडक्शन इंटरफेरेंस बिटवीन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन नहीं होती है। तो आंसर बी क्या हो जाता है? यही मेन ड्रॉबैक है अंडरग्राउंड सिस्टम का कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इज़ दैट क्लियर? तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर हम आज की क्लास को समराइज़ करें तो अंडरग्राउंड केबल में कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन में बेटा क्या अंडरग्राउंड केबल में है? तो कंस्ट्रक्शनल अगर हम पार्ट की देखें तो इसमें कोर होता है, उसके बाद इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन के बाद अगर हम देखें तो शीट का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि मॉइस्चर इसमें एंटर ना करने पाए। शीट के बाद हम इसकी बेडिंग कर देते हैं। बेडिंग हमेशा जूट मटेरियल से करते हैं। फिर इसकी आर्मरिंग कर देते हैं ताकि कोई भी मैकेनिकल डैमेज इसमें ना होने पाए, और उसके बाद हम इसकी सर्विंग कर देते हैं। आर्मरिंग हम स्टील से करते हैं, शीथिंग हम हमेशा लेड से करते हैं। तो शीथ किससे करते हैं? लेड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। सर्विंग हम जूट मटेरियल या पीवीसी वगैरह से कर देते हैं। दूसरा हम बात करते हैं इसके पैरामीटर्स की कि अंडरग्राउंड केबल के पैरामीटर्स क्या हैं। तो केबल का कैपेसिटेंस कितना होगा 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर अपॉन ln कैपिटल आर बाई स्मॉल आर फैरेड पर मीटर होगा, जहाँ पर जो कोर का रेडियस है वो स्मॉल आर है और जो इंटरशीथ का रेडियस है वो कैपिटल आर है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू रो अपॉन 2 पाई ln कैपिटल आर बाई स्मॉल आर हो जाएगा। यहाँ पर इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है। मतलब अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस घट जाएगा। नेक्स्ट, कभी भी अगर लीकेज करंट आपको कैलकुलेट करना है तो लीकेज करंट कैलकुलेट करना है तो ऑपरेटिंग वोल्टेज को इंसुलेशन रेजिस्टेंस से आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो, आपको लीकेज करंट कैलकुलेट होके आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला पैरामीटर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होगा? इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अगर हम इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें तो नॉर्मली इसके सरफेस पे जो है ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे इस सरफेस पे देखें तो ये हमेशा क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। बिकॉज जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है एट डिस्टेंस x वो कितना होता है? v अपॉन एक्स ln कैपिटल आर बाई स्मॉल आर होता है इतना kV पर सेंटीमीटर। मोस्ट इकोनॉमिकल साइज अगर आपसे पूछे कि केबल का कितना होगा, देन मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ केबल अगर हम देखें तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर किसके बराबर? ई के बराबर या 2.718 के बराबर होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। केबल के टाइप्स अगर देखें तो डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन, बेल्टेड केबल है 11 kV, स्क्रीन्ड केबल है 22 से 66 kV, और उसके बाद प्रेशर केबल है ऑयल फील्ड या गैस फील्ड का बियॉन्ड 66 kV। डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज लेवल अगर हम देखें तो हाई टेंशन केबल, पहले लो टेंशन 1 kV तक 1000 वोल्ट तक, हाई टेंशन केबल 11 kV तक, 33 kV पे सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन आपके 66 kV और 132 kV या उससे ऊपर एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन केबल का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको रटे रटाए होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है सर? तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नए जोश और नए उत्साह के साथ। तब तक